नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज सीडीपी की केवीएस के लिए जो हम क्लासेस कर रहे हैं उनमें ये क्लास 20 होने वाली है। यूनिट 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो इसमें हम लीडरशिप और स्कूल डेवलपमेंट प्लान ये टॉपिक करने वाले हैं। सिलेबस में आप देख सकते हैं ये तीन टॉपिक्स हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो लीडरशिप का मेन काम क्या रहता है? इन्फ्लुएंस करता है ये बिहेवियर अपने टीममेट्स का। जो भी लीडर होता है वो अपने टीममेट्स का ऐसे बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है, उनको मोटिवेट करता है ताकि वो क्या है अपना गोल को रियलाइज़ करें और उसको पूरा कर सकें। तो क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है लीडरशिप का? तो मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एम्प्लॉयज़ जो भी इनके टीममेट्स हैं उनको मोटिवेट करना ताकि वो एक्शन लें, प्रोक्रास्टिनेट ना करें, वो बैठे ना रहें, वो एक्शन लें गोल की तरफ। ठीक है। फैसिलिटेटिंग द प्रोसेस ऑफ चेंज, तो अब कोई भी चेंज आना है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो फैसिलिटेट कौन करेगा, वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो लीडर करेगा। कोई भी चेंज आना है ऑर्गेनाइजेशन में तो वो कौन बताएगा? सारे एम्प्लॉयज़ को वो लीडर बताएगा और उनको कन्विंस करेगा कि ये हमारे बेटरमेंट के लिए है। ठीक है। हर बार एम्प्लॉयज़ जो हैं या ऑर्गेनाइजेशन के टीममेट्स हैं वो हो सकता है उनको अच्छा ना लगे, लेकिन ये कन्विंस करना कि ये चेंज बेहतर है, इसी से हमारा गोल अच्छे से अचीव होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है लीडरशिप में। ठीक है। ही नीड्स टू एक्सप्लेन द नीड ऑफ एंड बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ चेंज, तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो उसको बताने होंगे। ठीक है। अलॉन्ग विद दैट ही हैज़ टू प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट टू कैरी आउट द चेंज स्मूथली, तो चेंज जो है वो स्मूथली हो जाए उसके लिए लीडर को सपोर्ट भी प्रोवाइड करना होगा। बिल्डिंग टीम स्पिरिट, तो टीम जब मिल के काम करेगी तभी अच्छे से अचीव कर सकती है कोई भी गोल को, इसीलिए टीम स्पिरिट बनाए रखना लीडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस, अ लीडर हैज़ टू क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द सबऑर्डिनेट्स, तो सबऑर्डिनेट्स जो भी हैं उनके टीममेट्स हैं उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने लीडर के ऊपर। ठीक है। द लीडर हैज़ टू मेक देम रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज़, तो कभी कभार लीडर को खुद ही क्या है अपने टीममेट्स में उनके पोटेंशियल को रियलाइज़ कराना पड़ता है कि उनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, उनको मोटिवेट करके। ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रोल रहते हैं लीडर्स के। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा ऐसा थ्योरेटिकल है, तो आप बस सुनते रहिए, आपको इसमें से कुछ लिखना नहीं है, कोई याद नहीं करना है, बस सुन के आपको मतलब समझ लेना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, तो देखिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, तभी डिसिप्लिन में क्या है रूल्स रेगुलेशन आते हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू चलेंगे तभी ऑर्गेनाइज तरीके से कोई काम हो सकता है। दे ऑल्सो मेक श्योर दैट द सबऑर्डिनेट्स आर एडरिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, तो सभी रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये लीडर का रोल रहता है। ठीक है। अपनी पावर और इन्फ्लुएंस से उसका ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए कि सभी लोग उसकी बात माने। ठीक है। डिसिप्लिन रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। फीडबैक प्रोवाइड करे, अगर कोई सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको उसकी कमियां बताना, और अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड करना। तो फीडबैक एक अच्छा होना ज़रूरी है, तभी क्या है आगे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होगा और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं वो कंप्लीट होंगे। अलग अलग टाइप के लीडर्स होते हैं वो देखेंगे अभी। तो डेमोक्रेटिक लीडर्स, तो डेमोक्रेसी क्या होती है जिसमें पब्लिक जो होती है उसकी सरकार होती है, उसी तरह डेमोक्रेटिक लीडर जो होंगे वो अपने फॉलोअर्स की बातें मानेंगे। ठीक है। इनको पार्टिसिपेटिव लीडर भी कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है। तो ग्रुप मेंबर्स को के आइडियाज़ को ये वेलकम करेंगे, उनके क्या ओपिनियन है उनके सलाह लेंगे। ठीक है। जो भी कोई क्रिएटिव मेंबर्स होंगे उनको रिवॉर्ड किया जाएगा अगर वो नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं। ही इज़ ऑलवेज कंसर्न अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ हिज टीम, तो टीम के इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा जाता है डेमोक्रेटिक लीडर्स में या डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में। ठीक है। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? ऑटोक्रेटिक समझ लीजिए डिक्टेटर जैसा होता है, तो ये डोमिनेट करता है, कोअर्शन के थ्रू अपना काम करवाता है। कोअर्शन मतलब होता है ज़बरदस्ती। ठीक है। कमांड एंड इनकलकेटिंग फियर, तो जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनमें लीडर को लेके फियर होता है, डर होता है कि इसकी बात नहीं मानी तो क्या है पनिशमेंट मिलेगी, इसीलिए क्या है सभी डर के इसका कहा मानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है लीडर सुप्रीम होता है, उसी की बात माननी पड़ेगी सबको। यहाँ पर आप कोई अपना इनपुट नहीं दे सकते हैं, कोई आइडियाज़ नहीं दे सकते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में। ठीक है। एडोल्फ हिटलर जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, डिक्टेटर जो जर्मनी का था, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का। ठीक है। लेसेस फेयर स्टाइल, अब ये क्या रहता है, ये फ्री रेन लीडरशिप भी इसको कहते हैं। इसमें क्या है लीडर का बहुत काम नहीं होता, यहाँ पर जो है जो सारी पावर होती है वो आपकी जनता में रहती है। मेकिंग पावर इज कम्प्लीटली लेफ्ट विद द सबऑर्डिनेट्स, सारे सबऑर्डिनेट्स अपने आप ही काम कर लेते हैं, उनको उनका रोल बता दिया जाता है। यहाँ पर मिनिमम
इन्वॉल्वमेंट होता है लीडर का, ठीक है। अब लीडर तब तक उनको कुछ नहीं बताएगा जब तक वो क्या है, पूछेंगे नहीं, उससे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। इसीलिए इसमें कम से कम काम होता है लीडर का। जब तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो अपने आप लीडर के पास नहीं आता है पूछने, तब तक क्या है, लीडर का कोई काम नहीं है और सबऑर्डिनेट्स अपने आप अपना काम करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज़ अंडर दिस लीडर टेंड टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको रोल उनका डिफाइंड होता है, तो वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, अपने आप अपना काम करते हैं, ठीक है। गाइडेंस तभी ऑफर की जाएगी जब तक कोई रिक्वेस्ट नहीं करता, तब तक नहीं दी जाएगी कोई भी गाइडेंस, ठीक है। उनकी कंप्लीट फ्रीडम रहती है इसमें। परसुएसिव लीडर, तो परसुएशन का मतलब होता है जिसमें कोई भी काम कन्विंस कराने की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। कोई भी काम करवाना है उसको कन्विंस करा सकता है लीडर। अब कन्विंस तभी करा पाएगा, अपने कोई भी काम करवाना है, जब उसका क्या है, नेचर फ्रेंडली होगा, पोलाइट होगा, ठीक है। तो परसुएसिव लीडर जो होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं और पोलाइट होते हैं और उन पर विश्वास किया जा सकता है, ट्रस्टवर्दी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, किसी भी काम को करवाने के लिए कन्विंस कर सकते हैं अपने टीम मेंबर्स को। कैरिज्मेटिक लीडर्स क्या होते हैं, कैरिज्मेटिक लीडर्स की पर्सनैलिटी ऐसी होती है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए आप इंस्पायर्स भी होते हैं उनके काम से। इसका एग्जांपल आप विराट कोहली को ले सकते हैं। विराट कोहली जब से टीम में आए तब से क्या फिटनेस स्टैंडर्ड बढ़ गए हैं, क्योंकि वो खुद फिट इतने ज़्यादा हैं तो लोग उनको देखकर सीखते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो करिश्मा ऐसी पर्सनल क्वालिटी होती है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, ठीक है, और इंस्पायर होते हैं काम करने के लिए, ठीक है। लीडर विद करिश्मा इज इन पोजीशन टू इन्फ्लुएंस अदर्स देन हु लैक करिश्मा। अगर किसी में करिश्मा नहीं है, करिश्मा मतलब ऐसी क्वालिटी नहीं है जिसको देख के लोग इंस्पायर हों, तो वो लीडर जो है वो बाकी लोगों में भी ऐसे इंस्पायर कर देता है उन्हें अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू, ठीक है। कैरिज्मेटिक लीडर जो होते हैं वो डायनेमिक होते हैं और हाई रिस्क टेकर्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेते हैं क्योंकि हाई रिस्क में ही हाई रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। मुसीबत के टाइम पे आप इस तरह के लीडर्स पे विश्वास कर सकते हैं। दे कैन बी रिलाइड ड्यूरिंग द क्राइसिस। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, ट्रांसफॉर्म करने का मतलब ही होता है चेंज करना, ठीक है। तो ऐसे लीडर्स जो ड्रामेटिक चेंज लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स कहा जाता है। ये इंटेलिजेंस को प्रमोट करते हैं। अब कोई भी चेंज लेके आना है तो आपको इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ठीक है। रैशनैलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए फॉलोअर्स में, ठीक है। रैशनैलिटी का मतलब लॉजिक से होता है, ठीक है। लॉजिकल एबिलिटी आपकी हाई होनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हाई होनी चाहिए आपके फॉलोअर्स में, तो तभी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है। ट्रांजैक्शनल लीडर कौन से होते हैं, ट्रांजैक्शन जैसे हम एटीएम में से पैसे निकालते हैं तो जब तक आपसे आप वहाँ जाएंगे नहीं, आपको ज़रूरत होगी तभी निकालेंगे, तो यहाँ भी वैसे रहता है। ट्रांजैक्शनल लीडर वर्क्स ऑन द आइडिया दैट द पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड। तो इसमें यह आइडिया है कि लोग खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं। अगर उनको स्ट्रक्चर में काम दिया जाए, ऑर्गेनाइज तरीके से उनसे काम कराया जाए, तो वो अपने आप ही मोटिवेटेड रहेंगे, अपने आप अपना काम कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन पे ज़्यादा एफर्ट दिया जाता है कि रूल्स रेगुलेशंस ऐसे बनाए जाएं ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना काम अपने आप करते रहें। यहाँ पर अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, अगर ख़राब करते हैं तो पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की तरह कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं किया जाता है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहता है काम, ठीक है। नॉर्मल रूटीन चलता रहता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है इसमें। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लीडर, एक अच्छा लीडर होने के लिए आपकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। आपके फिजिकल फीचर्स अच्छे होने चाहिए ताकि लोग आपको देख के इंस्पायर हों। आपकी हेल्थ, फिटनेस और मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका इंटेलिजेंस काफ़ी हाई होना चाहिए ताकि आप अलग अलग सिचुएशन में पैनिक ना करें और आप क्या है, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। जब एम्प्लॉयज़ आपकी तरफ आएँ कि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको सॉल्व कर सकें अपनी नॉलेज से, ठीक है। साइंटिफिक और लॉजिकल एबिलिटीज़ आपकी हाई होनी चाहिए। टेक्निकल एबिलिटी जो भी फील्ड से रिलेटेड है वो आपकी होनी चाहिए पूरी। अब आपकी इंटेलिजेंस जब सबऑर्डिनेट से ज़्यादा होगी तभी वो आपको फॉलो कर पाएंगे, इसीलिए आपकी इंटेलिजेंस हाई होनी चाहिए। मैच्योरिटी होनी चाहिए, आपका इमोशनल क्वोशेंट हाई होना चाहिए। इसका मतलब होता है अलग अलग सिचुएशन में आप इमोशनल होके अपने लॉजिक से ना हट जाएं। अगर कोई आपका काम नहीं बन रहा है तो आप कूल रहें, MS धोनी की तरह कूल टेम्परामेंट होना चाहिए आपको। आप रोने ना लग जाएं अगर आपकी हार हो रही है या आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रही हैं चीज़ें। आप ओपन माइंडेड होने चाहिए ताकि न्यू आइडियाज़ कोई देता है तो उसे एक्सेप्ट कर सकें। ये सारी चीज़ें मैच्योरिटी में आते हैं। और देखिए अलग अलग सिचुएशन में क्या है, ऑब्जेक्टिवली लॉजिक के साथ उसको देख सकें
आपके अंदर किसी तरह का बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है, आप किसी की तरफ पार्शियलिटी नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिवली आपको देखना है आपके गोल के अकॉर्डिंग क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं होगी उस टाइम पे, ठीक है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई काम बिगड़ता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर की होती है, क्योंकि जब जीतते हैं तब भी उन्हीं को श्रेय दिया जाता है उसका पूरा, इसलिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए लीडर को, ताकि वो अपने डिसीजन, अब हाई रिस्क अगर वो लेता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हाई होते हैं, ठीक है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ले, ठीक है। ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए लीडर की, अपने डिसीजन की जिम्मेदारी वो ले। ह्यूमन रिलेशनशिप एटीट्यूड, तो हमने देखा टीम बिल्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो टीम बिल्डिंग तभी होगी अगर उसका फ्रेंडली रिलेशनशिप होगा मेंबर्स के साथ, लोग उस पर विश्वास कर पाएंगे, उसको हर मेंबर को वो समझ पाए, ठीक है, तभी वो क्या है अच्छा लीडर बनेगा, जब उसका ह्यूमन रिलेशन बाकी टीम मेंबर्स के साथ अच्छा होगा। इनर मोटिवेशन होना लीडर में ज़रूरी है। लीडर का काम होता है दूसरों को मोटिवेट करना, लेकिन अगर वो खुद ही मोटिवेट नहीं होगा तो वो दूसरों को मोटिवेट नहीं कर सकता है, इसलिए उसका खुद का मोटिवेट होना हमेशा ज़रूरी है, ठीक है। उसको ऐसा बनना रहना चाहिए कि वो दूसरों को क्या है एग्जाम्पल सेट करे, तो उसकी तरह बनना है बाकी मेंबर्स को। एम्पथी का मतलब होता है, एक होता है सिंपथी, एक होता है एम्पथी। सिंपथी तब होता है जब हम दूसरों से कहते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, लेकिन एम्पथी होता है जब आप एग्जैक्टली फील कर पाते हैं कि दूसरा बंदा कैसा समझ रहा है, कैसा फील कर रहा है, ठीक है, सिर्फ कह नहीं रहे हम समझ पा रहे हैं। जैसे कि अगर कोई मूवी में रोने वाला सीन होता है तो आप भी अगर इमोशनल हो जाते हो तो ये क्या एम्पथी हो रही है, आप समझ पा रहे हैं, उसका फील कर पा रहे हैं। तो एम्पथी यही क्वालिटी होती है, टू विजुअलाइज थिंग्स फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पा रहे हैं कि वो कैसा फील कर रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वालिटी भी होनी चाहिए एक लीडर के अंडर, तभी वो बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएगा अपने सबऑर्डिनेट्स को, और वो क्या चाह रहे हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, ये सब समझ पाएगा, तो बेटर डिसीजन ले सकता है वो। विजन एंड फोरसाइट, तो आगे की सोचने वाला होना चाहिए वो, ठीक है, लॉन्ग टर्म में गोल्स उसके सही होने चाहिए, जो भी डिसीजन ले वो आगे की सोच के एडवांस में ही वो आगे की सोच सके, आगे क्या क्या होने वाला है, ठीक है, वो ऐसा विजुअलाइज कर पाए आगे की, इस डिसीजन से आगे प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं, ठीक है, ये सब लीडर के दिमाग में चलते रहना चाहिए, तभी वो क्या है एक अच्छा लीडर माना जाएगा। विजनरी लीडर डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ही शुड बी हाईली इमेजिनेटिव, तो इमेजिनेटिव होना ज़रूरी है, उसे आगे क्या हो सकता है प्रॉब्लम्स या आगे क्या चेंजेस आ सकते हैं वो उसके दिमाग में होने चाहिए हमेशा। लीडर्स एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का मतलब ये होता है कि वो सेल्फ एग्जामिनेशन करता है, अब सेल्फ एवेल्युएशन करता है, खुद को जज करता है कि वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी वो कमी रह रही है उसको सही करके वो बेहतर बनता जाए, इम्प्रूव करते जाए अपना, ठीक है। इट ओपन्स डोर्स फॉर न्यू इंसाइट्स एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन फॉर अप्रोचिंग ओल्ड प्रॉब्लम्स, तो खुद को वो एग्जामिन करेगा तो बेहतर होता जाएगा, और कोई भी नई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको पुराने तरीके से सॉल्व नहीं करेगा, नए तरीके से सॉल्व करेगा, ठीक है, पुराने तरीकों को हटा के वो नए तरीके लेके आ सकता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप, तो पर्सपेक्टिव स्कूल लीडरशिप का मतलब होता है स्कूल लीडरशिप में क्या क्या रोल होता है, क्या क्या करना होता है एक लीडर को, वो देखेंगे इसमें हम। डेवलपिंग सेल्फ, तो स्कूल लीडरशिप में हम जो लीडर होता है वो खुद को भी डेवलप करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो खुद बेहतर होगा तो वो स्कूल का भी बेहतर कर सकता है। इन दिस रोल यू हैव टू बिगिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट थ्रू रिफ्लेक्शन एंड इंटरेक्शन बाय अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकल रोल ऑफ अ लीडर इन क्रिएटिंग स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, तो खुद को बेहतर कर पाओगे तभी आप स्कूल के भी बेहतर कर सकते हो। इन दिस लीडर वुड नीड टू फर्स्ट इन्वेस्ट इन सेल्फ, तो अपने अंदर अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी होगी, अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी, तभी क्या है वो एक वाइब्रेंट लीडर बन पाएगा, ठीक है। तो दूसरे तभी आपकी बात मानेंगे जब उनको लगेगा कि इनकी इंटेलिजेंस हमसे ज़्यादा, इनकी इमोशनल क्वेश्चन या जो भी क्वालिटीज़ लीडरशिप में हमने देखी हैं वो सारी की सारी होनी चाहिए, तो वो डेवलप करनी होंगी सबसे पहले। ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इस तरीके से बनाना होगा जिससे कि उसको ये सोचना पड़ेगा कि वाई चिल्ड्रन शुड कम टू स्कूल, तो हमको ये सोचना होगा कि बच्चे क्यों स्कूल आएँ, ऐसी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए स्कूल में जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और ऐसे हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लाने होंगे जिससे क्या है बच्चों का वेलकम हो सके स्कूल में, और वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन रहें, मतलब ऐसा नहीं आके फिर चले जाएँ, वो रोज़ आएँ स्कूल और उनकी अटेंडेंस बढ़िया रहे, ऐसा इन्जॉयमेंट होना चाहिए स्कूल में, ऐसे
तरीके से पढ़ाना चाहिए जिससे कि फन होना चाहिए उसके सीखने में, उसको बोरिंग ना लगे बच्चे को। इसलिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करना भी स्कूल लीडरशिप का एक मेजर रोल है, ठीक है। बिल्डिंग एंड लीडिंग टीम्स, तो आपको टीम बनानी होगी, ठीक है, और उनको लीड करना होगा। टीम बनाने से मतलब है अलग अलग लोगों को उनका रोल देना होगा, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, जिससे क्या है अब सारा काम लीडर अकेला नहीं कर सकता, उसको अलग अलग टीम्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और फिर उनको वो लीड करेगा, उनको मॉनिटर करेगा कि सब सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लीडिंग इनोवेशन, स्कूल लीडरशिप में लीडर को ये देखना होगा, जो भी हेड मास्टर है जो भी है, कि इनोवेशन का यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी इनोवेशंस का यूज़ होने वाला है, कंप्यूटर सिस्टम वगैरह, ठीक है, तो आने वाला फ्यूचर यही है, तो इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये एम्फेसिस इसमें होना चाहिए कि हम इनोवेशन का स्कूल में ही यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बिल्ड कल्चर ऑफ इनोवेशन इन स्कूल फॉर टेकिंग द लीड टू ट्रांसफॉर स्कूल्स इनटू लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। तो आजकल हर चीज़ इनोवेशन के पे ही बेसिस है, टेक्नोलॉजी बेसिस है, तो इसीलिए इसका यूज़ स्कूल से ही स्टार्ट कर देंगे, ऐसा कल्चर करेंगे हम बिल्ड, जिससे क्या है बच्चे इनोवेशन का यूज़ अभी से सीख जाएंगे तो आगे बेहतर हो जाएगा फ्यूचर भी, ठीक है। तो उनके लर्निंग एकदम से ट्रांसफॉर्म हो सकती है अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। लीडिंग पार्टनरशिप्स, तो स्कूल लीडरशिप में ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोकल कम्युनिटीज़ के साथ पार्टनर करें, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है, तभी क्या है मिल के सीख सकते हैं, क्योंकि बच्चों को क्या है बाद में सीख के कम्युनिटी का ही पार्ट बनना है, इसलिए उनको हमें साथ मिल के सीखने में योगदान देना चाहिए। इस चीज़ के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में देखा है कि कम्युनिटीज़ का कैसे रोल रहता है लर्निंग प्रोसेस में। लीडिंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में आप किस तरीके से फाइनेंशियल एस्पेक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट को पर फोकस करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मतलब अलग अलग तरीके से ग्रांट आते हैं आपको, जो पैसे हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं आप, ठीक है, और अलग अलग जो रोल दिए हुए हैं लोगों को, उनको वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट आपको ही देखना है, ठीक है। सब लोग अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये मैनेजमेंट भी आप ही को करना होता है इसमें। वाई लीडिंग अ स्कूल, मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, मशीन्स वगैरह है, वो सही से काम कर रही हैं नहीं, ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी टीचर्स हैं, स्टाफ है, उनका मैनेजमेंट भी स्कूल लीडर को ही करना है, जो भी हेड मास्टर जो भी है, ठीक है। तो ये लीडरशिप में ये भी आता है आपका। इंस्ट्रक्शनल फंक्शन, तो इंस्ट्रक्शन फंक्शन होता है, हेड टीचर जो होता है वो अकेला ही सारे काम नहीं करेगा, ठीक है, वही सोर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ टीचर्स को अपना अपना रोल अलग अलग देना होता है, ठीक है, ताकि क्योंकि हर काम का वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी का अलग हो सकता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग हैं, ठीक है, तो वो रोल उनको बांटने होंगे। टीचर्स बीइंग एम्पावर्ड विद एक्सपर्टीज एंड इन्फॉर्मेशन ऑल्सो अज्यूम्स लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उनको भी लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी ज़रूरी है, जिससे क्या है लीडरशिप जो है वो कोलैबोरेटली काम करेगी, मतलब सब मिल के काम करेगी लीडरशिप, अकेले आपका, जिससे क्या डेमोक्रेटिक लीडरशिप बनेगी, ना कि ऑटोक्रेटिक। एक ही बंदा नहीं होगा जो पूरे स्कूल को कंट्रोल कर रहा होगा, सब मिलके कंट्रोल करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सब मिलके उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ये वर्ड से याद रखना होगा, इंस्ट्रक्शनल से आपको ऐसे याद नहीं रहेगा, इसलिए ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें पूछा जाएगा, ऐसे एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा फंक्शन है लीडरशिप का, तो ये इंस्ट्रक्शनल में आपको क्या है एक तरीके से डेमोक्रेटिक सेटअप बनाना होगा। अभी हम देखते हैं स्कूल डेवलपमेंट प्लान। तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान में स्कूल के आगे फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए अलग अलग गोल्स टारगेट्स बनाए जाते हैं और स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, तो इसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आता है विजन, तो ये सोच के चलना पड़ेगा कि स्कूल के डेवलपमेंट के लिए फ्यूचरिस्टिक इंटेंट होना चाहिए, फ्यूचर में क्या होने वाला है, और जो भी आप एम बनाते हैं, गोल बनाते हैं, अपना गोल सेट करते हैं, जो भी विजन सेट करते हैं, ये आपका क्या वैल्यू ड्रिवन होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कितने मार्क्स आने चाहिए या इतने न्यूमेरिकल सिस्टम नहीं होना चाहिए, वैल्यू ड्रिवन होनी चाहिए। ऐसा होनी चाहिए, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, यू मे वॉन्ट टू डेवलप स्टूडेंट विद द बिलीफ दैट ऑल कैन लर्न, तो बच्चों में ये बिलीफ लेके आना कि सभी सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वैल्यू ड्रिवन है, ना कि अगर ऐसे हो कि हमको इतने नंबर ऑफ एडमिशन करवाने हैं स्कूल में, ठीक है, तो आपका गोल थोड़ा वैल्यू ड्रिवन होना चाहिए।
एट द सेम टाइम विजन मस्ट कम्युनिकेट अ डायरेक्शन विच इज अचीवेबल इन अ टाइम फ्रेम। तो आपका गोल जो होना चाहिए, विजन जो होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो कि क्या है, आपको डायरेक्शन दे सके आपको काम करने की, कि हमको इस रास्ते पे जाना है, और वो टाइम फ्रेम में अचीवेबल हो। ऐसा ना हो कि आपने ऐसा विजन बना लिया जो अचीव ही नहीं किया जा सकता है टाइम फ्रेम में। मतलब आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब अगले 3 या 5 साल में हमको ये काम करना है, तो वो अचीवेबल होना चाहिए। तभी क्या है उसका, जब वो अचीवेबल होगा, जो अचीव किया जा सकता है, तभी लोग ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे उस काम को करने में, उस डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, तो आपका विजन जो है वो ऐसा होना चाहिए जो अचीव हो सकता है। स्कूल डेवलपमेंट प्लान में ये आपके 3 स्टेजेस होते हैं, प्लानिंग स्टेज, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज और मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन स्टेज। तो प्लानिंग में हम प्लान बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में उसको हम प्रैक्टिस में लेके आते हैं, उसके बाद हम मॉनिटर करते हैं और इवेल्युएट करते हैं कैसा क्या चल रहा है। इसको डिटेल में आगे देखते हैं। इसमें 6 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप आता है स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज़ एंड टीम्स। तो यहाँ पर अलग अलग कमिटीज़ बना दी जाएंगी, जिसमें क्या है, अलग अलग कमेटी और टीम बनानी जाएंगी। तो उनके स्किल्स और उनके नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग रोल दे दिए जाएंगे। जैसे कि 4 मेजर जो कमेटी बनाई जाती हैं या टीम बनाई जाती हैं, उनमें ये आती हैं प्लानिंग टीम, एक्शन टीम, लीडरशिप टीम और अप्रेजल टीम। तो ये तो नाम से पता चल रहा है, ये प्लान बनाएंगे, ये उसको इम्प्लीमेंटेशन का काम रहेगा, ये इनको कोऑर्डिनेट करेंगे लीडरशिप में। और जो अप्रेजल टीम होती है, ये आपका इवैल्यूएशन सिस्टम देखते हैं कि असेसमेंट करते हैं कि कैसा सब चल रहा है या नहीं, सही चल रहा है या नहीं चल रहा है सब कुछ। ठीक है, बेस लाइन इन्फॉर्मेशन। तो आपको बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए डेवलपमेंट प्लान बनाने से पहले, कि स्कूल को अंडरस्टैंड करते हैं, स्कूल का डेटा, कितने एनरोलमेंट हो रहे हैं, फ्यूचर में कितने एनरोलमेंट हो सकते हैं, टीचर कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, कहाँ पर रह रहे हैं हम, उसकी डेमोग्राफी पता होनी चाहिए, स्कूल की फैसिलिटीज़ कैसी है, स्टाफ कितना है। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको विजन बनाना होगा। विजन का मतलब होता है आप 3 से 5 साल में क्या आपका सोच है कि ऐसा होना चाहिए स्कूल में। ठीक है, तो विजन ऐसा होना चाहिए जिससे आपको डायरेक्शन मिले आपकी प्रिपेयरनेस के लिए, क्या काम कैसे करना है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान कैसा बनाना है, उसका डायरेक्शन हमको विजन से ही मिलेगा। ठीक है, तो विजन आपके 2 तरीके के हो सकते हैं, सेल्फ विजन या ऑर्गेनाइजेशनल विजन। ठीक है, सेल्फ विजन होता है कि आप खुद को 3 साल में कहाँ पर देख रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन विजन हो जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन का कैसा हाल हो जाएगा 3 साल में, उसका किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे आप 3 साल में। तो ये 2 तरीके के हो जाते हैं, सेल्फ विजन और ऑर्गेनाइजेशनल विजन। ठीक है, सेट प्रायोरिटीज। तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी, किस पे आप ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे आइडेंटिफाई, असेस एंड डेवलप द लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। तो हम चिल्ड्रन की नीड्स पर फोकस करेंगे, तो उसी हिसाब से कुछ लोगों को वो काम दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब व्हाट एक्टिविटीज़ कैन बी टेकन अप फॉर ईच मंथ। तो हर मंथ की प्रायोरिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं और उसके लिए अलग अलग लोगों को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कि ये इनका काम है, इस प्रायोरिटी को पूरा करना है। ठीक है, प्रायोरिटी का मतलब यही होता है कि आपका नॉर्मल फंक्शनिंग तो चली रही है, लेकिन किसी महीने जैसे कि स्पोर्ट्स का इवेंट आ गया तो स्पोर्ट्स पर ज़्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हर महीने के अलग अलग प्रायोरिटीज सेट करनी होगी आपको। ठीक है, डेवलप टीचर सब्जेक्ट नॉलेज एंड स्किल्स फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। तो टीचर की नॉलेज सब्जेक्ट से रिलेटेड बढ़ानी है, अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है तो वो टीचर को सीखना होगा। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जॉयफुल होनी चाहिए। ये प्रायोरिटी हो सकती है कि जो पढ़ाने का तरीका है वो जॉयफुल होना चाहिए, फन वे में पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, उनका लर्निंग एक्सपीरियंस बेहतर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आने को उनको मोटिवेशन मिले। अब विजन तो आपका 3 से 5 साल का होता है, लेकिन ये तो बहुत दूर का विजन रहता है। गोल्स और टारगेट्स भी होते हैं। गोल्स हमारे हर साल के होते हैं, हर साल के लिए हमने जो भी हमने सोचा है कि इस साल में इतना करना है तो वो गोल हो जाता है। और टारगेट्स और शॉर्टर हमारे होते हैं, शॉर्ट टर्म के होते हैं, जैसे 3 महीने या 6 महीने में क्या क्या आपने सोचा है कि इतना तो हो जाना चाहिए, वो हमारा टारगेट में आता है। तो विजन 3 से 5 साल का होता है। ठीक है, गोल्स आपके हर साल के हो सकते हैं, एनुअल गोल्स हो सकते हैं। टारगेट आपके 1 साल के अंदर जो जो हमारे हमने सोच रखा है वो हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म होते हैं, ये 3, 6 या 9 मंथ्स तक के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। स्कूल डेवलपमेंट प्लान का ये आखिरी स्टेप रहता है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म।
तो आपको ये देखते रहना होगा कि सब चीज़ सही से चल रही है नहीं चल रही है। एवेल्युएट करना होगा कि जो हमने गोल बनाया था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उसके क्या रीज़न है, ठीक है। तो ये सब हमारा ये स्टेप 6 में आता है। जब ये HDB-DT है तो उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके बाद उसको मॉनिटर करते रहना है कि सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। सारे गोल्स हमें ट्रैक करने होंगे, सही से पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हर 6 मंथ्स में या एनुअली हम क्या है उसको इवेल्युएशन का प्रोसेस हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप हमारा ये वाले 3 पार्ट हो गए हैं इसके, विजन बिल्डिंग और गोल सेटिंग, ये वाला स्कूल डेवलपमेंट प्लान तक यहाँ तक हो गया। ये 2 पार्ट रह गए इस यूनिट के, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद एक वीडियो में हम इसके MCQs कर लेंगे, तो ये हमारी यूनिट 4 हो जाएगी, यूनिट 1 रह जाएगी हमारी खाली, ठीक है। तो अभी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप एंड तक बने रहे तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप CDP KVS की करना चाहते हैं तो CDP फॉर KVS इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। इसमें आप अगर PGT, TGT या PRT तीनों के लिए ये सिलेबस सेम है, इसीलिए सबके लिए ये काम का रहेगा, ठीक है। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। KVS से रिलेटेड अपडेट्स भी आपको वहीं मिलेंगी। KVS की रेगुलर क्लासेस के लिए दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।